पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए 30,549, ठीक हुए मरीजों की संख्या 38,760 और मौत का आंकड़ा 422। अब भी देश में सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, लेकिन फौरी राहत इस बात से है कि केरल में मामले कुछ कम हुए। पिछले कई दिनों से 20,000 के करीब मामले रिपोर्ट कर रहे केरल ने 2 अगस्त के लिए तकरीबन 14,000 मामले रिपोर्ट किए। राहत देने वाली 2 और सूचनाएं हैं। पहली तो ये कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सीन संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव में कारगर है। दर्शक जानते ही हैं कि दूसरी लहर की तबाही डेल्टा वेरिएंट के चलते ही आई थी। वैसे अब भी कोवैक्सीन को लेकर उठे सभी सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं मिले हैं। राहत देने वाली दूसरी सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में दी। मांडविया ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर तक देश में 4 और फार्मा कंपनियां टीकों का उत्पादन शुरू कर देंगी और इससे टीकों की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी। मांडविया का जवाब राहत देने वाला जरूर है, लेकिन उनके बयान पर ही जाएं तो कम से कम दिसंबर तक भारत में टीकों की उपलब्धता में हर महीने आंशिक सुधार ही हो पाएगा, जबकि जरूरत अभी है क्योंकि तीसरी लहर का खतरा सर पर है। अगली सुर्खी का संबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस पर जारी भारत चीन सीमा विवाद से है। 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वीं बैठक हुई। ये बैठक चुशुल मोल्दो बॉर्डर पर भारत की तरफ हुई। दर्शक जानते हैं अग्रिम मोर्चे से संपर्क के साधन न्यूनतम है और इसीलिए बैठकों से जुड़ी जानकारी आने में वक्त भी लग जाता है। 2 अगस्त को बैठक को लेकर एक साझा बयान जारी हुआ। इसमें इस बात का जिक्र है कि बैठक का ये दौर 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ। पहली 25 जून को भारत चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स इसकी बैठक हुई। और दूसरा अपडेट 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस बयान में कोई पक्की बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बैठक में पेट्रोल पॉइंट 17A पर सेनाओं के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई। पेट्रोल पॉइंट 17A को हम गोगरा पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में आप अक्सर PP-15, PP-17A जैसे शब्द सुनते रहते हैं। ये पेट्रोल पॉइंट दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पड़ने वाली जगहों के कोड नेम है। सेना और ITBP नियमित रूप से इन जगहों तक गश्त के लिए जाती है, कहीं हर महीने, कहीं साल में 1 या 2 बार। सीमा के पास या ठीक सीमा पर मौजूद पेट्रोल पॉइंट तक जाकर सेना इलाके पर अपना दावा बनाए रखती है। अब आपके मन में ये उत्सुकता आ सकती है कि ये पेट्रोल पॉइंट्स बने कब या इनकी पहचान कब हुई। ये हुआ 1976 में इंदिरा गांधी के जमाने में बनाए गए चाइना स्टडी ग्रुप के दौर में। शुरुआती दौर की बैठकों में चीन ने गलवान घाटी में पड़ने वाले PP-14 और हॉट स्प्रिंग इलाके में पड़ने वाले PP-15 और PP-17A पर स्थित गोगरा पोस्ट के इलाके में डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन पीछे हटा सिर्फ गलवान घाटी से। अब जाकर गोगरा पोस्ट को लेकर बात बनती दिख रही है। इस बार बैठक 9 घंटे चली, लेकिन इससे पहले बैठक 12-12 घंटे या उससे भी ज्यादा चली है। अप्रैल 2021 में हुई 11वें दौर की बैठक के बाद साझा बयान पर भी सहमति नहीं बनी थी, इसलिए भले इस बार के साझा बयान में कुछ खास ना हो, लेकिन इसका आभर जाना भी पहले से बेहतर माना जा रहा है। गोगरा पोस्ट पर डिसएंगेजमेंट को लेकर आप दोनों पक्ष अपने यहाँ आला अधिकारियों से बात करके अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। पहली बात तो ये कि चीन ने PP-15 से पीछे हटने पर फिलहाल बात नहीं की। फिर भारत और चीन के बीच लद्दाख में हो रहे डिसएंगेजमेंट को लेकर सबसे बड़ी शिकायत ये भी होती है कि इस दौरान जो बफर बनता है वो हमारे इलाके में ज़्यादा होता है। बफर मतलब बीच का वो इलाका जहाँ पर दोनों ही लोग गतिविधि नहीं करेंगे। अब ये तो बफर की सैद्धांतिक बात हो गई। जब बफर इलाका बन रहा है स्टैंड ऑफ के बीच, तो होना ये चाहिए कि भारत और चीन अप्रैल 2020 वाली पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बराबरी से पीछे हटें, लेकिन फिलहाल ये हो रहा है कि बफर बनाने के बावजूद चीन कुल जमा फायदे में रहता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब चलते हैं अगली सुर्खी पर। दूसरी सुर्खी का संबंध भी सेना से है। आज सेना का एक रुद्र हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर बने रंजीत सागर बांध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटनास्थल से आई तस्वीरों में बांध के पानी में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया, साथ में बचाव दल की नाव भी। पठानकोट स्थित 254 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट थे। हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी, पानी के करीब उड़ान भर रहा था। इस साल ये दूसरी बार हुआ जब रुद्र हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बुलेटिन की तैयारी तक हेलीकॉप्टर के चालक दल की तलाश जारी थी। तीसरी सुर्खी बनाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के 10वीं के नतीजों ने।
क्या रहा इन नतीजों में? इस बार 99.04% बच्चे पास हो गए। पिछले साल ये आंकड़ा 91.46% था। इस बार बच्चों का रिजल्ट स्कूल के स्तर पर ही तैयार किया गया, जिसे सीबीएसई ने वैलिडेट किया। ये व्यवस्था कोरोना संक्रमण के चलते बनाई गई थी, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा, यानी जब हम लोग किसी केंद्र पर जाते थे और खर्रा भरते थे, ऑफलाइन परीक्षा और मूल्यांकन ये पूरा नहीं हो पाया था और परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इससे पास हुए बच्चों की संख्या में अच्छा खासा उछाल भी आ गया है। 16,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तैयार हो रहा है। करीब 35,000 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्राचार से पढ़ाई की। इन बच्चों के लिए 16 अगस्त के बाद ऑफलाइन परीक्षा होगी और इसके बाद रिजल्ट आएगा। इस बार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला लिया है, पिछली बार की तरह ही। एक और बात जो हमेशा की तरह है, लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से अच्छा है, बोर्ड में भी बाकी जगह भी। चौथी सुर्खी बनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई टिप्पणियों से। अदालत ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि अकबर जोधाबाई की शादी का सबक लेकर धर्म परिवर्तन की गैर जरूरी घटनाओं से बचा जा सकता है। निजी फायदे के लिए किया गया धर्म परिवर्तन न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये देश व समाज के लिए भी खतरनाक होता है। इस तरह के धर्म परिवर्तन की घटनाओं से धर्म के ठेकेदारों को बल मिलता है और विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा। मामला क्या था? दरअसल एटा जिले के जावेद ने एक हिंदू लड़की से शादी की। बाद में लड़की का धर्म बदलवाने के लिए कागजों पर दस्तखत कराए गए। धर्म बदलते ही एक हफ्ते में शादी हो गई, लेकिन बाद में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने खुद के साथ धोखाधड़ी किए जाने का बयान दिया। लड़की के बयान के आधार पर जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जावेद की जमानत अर्जी इन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एक और चर्चित मामले की भी सुनवाई हुई। अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि लगातार 4 साल से चल रहे डॉक्टर कफील खान के निलंबन का आधार क्या है। डॉक्टर कफील खान 22 अगस्त 2017 को निलंबित किए गए थे। तब वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ। इस मेडिकल कॉलेज में 10 और 11 अगस्त के दरमियान 63 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी। शुरुआती खबरों में बच्चों की जान बचाने के प्रयासों को लेकर डॉक्टर खान की तारीफ हुई, लेकिन बाद में इस तरह के इल्जाम लगे कि उन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और जांच बिठाई गई। डॉक्टर कफील ने अपने खिलाफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा दोबारा जांच शुरू किए जाने को अदालत में चुनौती दी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मौत के मामले में इंक्वायरी अफसर ने डॉक्टर खान को मेडिकल नेग्लिजेंस और भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी किया, लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जांच के नतीजों को न मानते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए थे। कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक डॉक्टर खान के साथ जिन जिन लोगों पर जांच बैठी थी वो सब बरी होकर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। आखिरी सुर्खी, इसका संबंध पेगासस मामले से है, लेकिन संसद से नहीं। आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई। दर्शक जानते ही हैं, पेगासस कांड में पत्रकार भी जासूसी के निशाने पर थे। गिल्ड ने इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच की मांग की। 2 अगस्त को भी वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल गुहा ठाकुरता समेत 5 पत्रकारों ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें द हिंदू ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एन राम की याचिका भी है, जो पहले ही लग चुकी है। सब मिलाकर कुल 5 याचिकाएं पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें से 3 की सुनवाई 5 अगस्त के रोज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना खुद करने वाले हैं। भारत में जहां इस मामले पर जांच का फैसला ये कहकर नहीं लिया गया कि ये मुद्दा ही नहीं है सरकार के हिसाब से, वहीं फ्रांस में जांच काफी आगे बढ़ गई है। वहां जांच एजेंसियों ने कम से कम 3 पत्रकारों के फोन में पेगासस से हमला होने की पुष्टि कर दी है। ये पहली बार है कि पेगासस प्रोजेक्ट के तहत हुई रिपोर्ट्स को किसी देश की सरकारी एजेंसी की जांच में सही पाया गया। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। हॉकी का मैच हुआ आज, खूब बढ़िया खेले हमारे लड़के, लेकिन आखिरी क्वार्टर में सब खराब हो गया। टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम की टीम से हार गई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई। 5-2 से भारत की हार हुई। हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने भारत के लिए गोल किए। पहले 3 क्वार्टर तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर था, लेकिन आखिरी के 15 मिनट में बेल्जियम की टीम भारी पड़ी। 3 गोल किए उन्होंने आखिरी के क्वार्टर में। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी, अब वो भारत की टीम के साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगी। अभी महिला हॉकी का सेमीफाइनल मैच होना बाकी है। बाकी खेलों की बात करें तो रेसलिंग में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 19 साल की रेसलर सोनम मलिक अपने पहले ही मैच में हार गई। जेवलिन थ्रो में भी भारत की अनु रानी इवेंट के पहले ही दिन हारकर बाहर हो गई। शॉटपुट में भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाए, क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गए। कुल मिलाकर आज टोक्यो से भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई।